सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए आरबीआई द्वारा प्रमुख ब्याज दरों में कटौती और इससे अर्थव्यवस्था को होने वाले लाभ पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति समिति की बैठक में एक बड़ा फैसला किया है और ये बड़ा फैसला है ब्याज दरों में कटौती का। 50 बेसिस पॉइंट यानी आधा प्रतिशत की ब्याज दरों में कटौती की गई है, रेपो रेट में कटौती की गई है। इसका असर आम लोगों पर पड़ेगा, कर्ज सस्ते हो जाएंगे, आपकी ईएमआई में कमी आएगी और आम जनता की जेब में पैसे ज्यादा होंगे। इसी विषय पर इसका क्या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा, क्या तत्काल प्रभाव पड़ेगा, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं विशिष्ट अतिथि शरद कोहली जी, जो इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत सुर्खियों में कार्यक्रम में। धन्यवाद हर्ष, और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा अभिनंदन। सबसे पहला सवाल तो यही होता है कि रेपो रेट वो रेट कहते हैं जिस पर बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से कर्ज लेते हैं, और जो आरबीआई रेट चार्ज करता है वो रेपो रेट कहता है। जितने में वो वहां से लोन खरीदते हैं उतने में ही उससे थोड़े से ज्यादा में वो आम जनता को देते हैं। तो शरद, आरबीआई रेपो रेट कम करता है तो जाहिर सी बात इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है और लोन लेने वालों की संख्या बढ़ती है। ये तो इकोनॉमिक्स की जो थ्योरी है हो गई, वो हो गई। लेकिन इस 50 बेसिस पॉइंट यानी आधा प्रतिशत रेट कटौती, सबसे पहला सवाल कि क्या आपको उम्मीद थी कि 50 बेसिस पॉइंट होगा और इसका क्या तत्काल इंपैक्ट पड़ेगा? देखिए, निजी तौर पर मैं बताऊं तो मुझे तो उम्मीद थी। इनफैक्ट मेरे से बहुत सारे प्लेटफॉर्म से बात जब मैंने करी तो मैंने 25 से 50 बेसिस पॉइंट का अंदाजा, हालांकि ज्यादातर लोग, ये सच है कि 25 बेसिस पॉइंट का अंदाजा लगा के चल रहे थे। पर जिस तरीके से इन्फ्लेशन लगातार नीचे बना हुआ है, इस समय इन्फ्लेशन की दर, जो लेटेस्ट आंकड़े हमारे पास है सीपीआई के, उसमें इन्फ्लेशन 3.16% है। और अगर हम आरबीआई गवर्नर साहब ने जो स्पीच दी, जो उन्होंने अनाउंसमेंट्स करी, उसमें बोला कि फूड इन्फ्लेशन, जो कि काफी परेशान किया हुआ था देश को काफी समय से, अब वो फूड इन्फ्लेशन भी उस पर लगाम लग गई है। तो फूड इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है और हेडलाइन इन्फ्लेशन जिसको हम कहते हैं वो भी कंट्रोल में है। बल्कि उन्होंने जो पूरे साल की इन्फ्लेशन की दर होती है, जो एस्टिमेट होते हैं, उसको भी घटा के अब 4 से 3.7% किया है। और ऐसा उम्मीद की जा रहा है कि मई की जो इन्फ्लेशन है वो शायद 3 से भी नीचे चली जाए। तो ऐसे में देखिए, यही एक बेंचमार्क होता है आपको रेपो रेट पे जब कॉल लेनी होती है। और दूसरी वजह 50 बेसिस पॉइंट की उनकी ये थी कि उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, फ्रंट लोडिंग। तो फ्रंट लोडिंग का अर्थ होता है, मैं आकाशवाणी के श्रोता जो इससे तारुफ नहीं रखते उनको मैं बता दूं कि जब आपको कुछ एक्शन थोड़ा थोड़ा कुछ समय बाद करना होता है, गैप्स पे, इंटरवल्स में, तो आप क्या करते हैं, बूस्टर डोज की तरह आप वो बहुत सारा एक्शन, मैं बिल्कुल आसान भाषा में बता रहा हूं, बहुत सारा एक्शन आप एक ही बार में शुरू में कर देते हैं। इसको हम फ्रंट लोडिंग कहते हैं। तो इकोनॉमी के कुछ सेक्टर्स में थोड़ी सी सुस्ती महसूस हो रही थी। हम 8-8.5% पे ग्रो कर रहे थे कुछ समय पहले। अब हमारी रफ्तार, हालांकि Q4 की रफ्तार बहुत अच्छी आई, 7.4 आई, पर ओवरऑल साल की 6.5 है। तो मुझे लगता है भारत इस समय ऐसे मकाम पर खड़ा है जहां पर वो बहुत अच्छी छलांग लगा सकता है। दूसरी वजह ये रही होगी उनके मन में कि जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, उसको हम अंग्रेजी में हेडविंड्स कहते हैं। मतलब वो हमारे खिलाफ वो हवा चल रही है। हमारे खिलाफ से मतलब हमारे व्यक्तिगत रूप से खिलाफ नहीं, भारत के खिलाफ नहीं, पर ओवरऑल जो ग्लोबल सिनेरियो, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ के जो एस्टिमेट किए गए हैं वो मात्र 2% के आसपास है। हालांकि भारत 6.5% से ग्रो कर रहा है, उनके 2% के मुकाबले तो हम 3 गुना से भी ज्यादा हैं। पर फिर भी क्योंकि आर्थिक अनिश्चितता का माहौल जैसे फैला हुआ है, टैरिफ्स की वजह से, जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से, और टैरिफ की कोई डील नहीं हो पा रही, डोनाल्ड ट्रंप साहब नए घोषणाएं उनकी आती हैं जिसको लेके थोड़ी सी अनिश्चितता ग्लोबल लेवल पर बन जाती है। तो ये भी कहीं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जहन में रही होगी बात। तो इसको देखते हुए उन्होंने इकोनॉमी को एक तरह से बूस्टर दिया है कि अब आपके पास कोई दिक्कत नहीं है, पैसा आपका सस्ता हो जाएगा। तो इसका जो इंपैक्ट होगा, मैं आपको इंपैक्ट का आपने जिक्र किया तो मैं जल्दी से वो बताना चाहूंगा। लोगों के लिए पहले बात करता हूं, आम बोरोवर्स के लिए लोन सस्ते हो जाएंगे। हाउसिंग लोन है, कार लोन है, एजुकेशन लोन है, कंज्यूमर लोन है, आजकल तो लोग घूमने फिरने का भी लोन लेते हैं। ये सारे लोन्स में आपको कम होते दिखाई देंगे आने वाले कुछ हफ्तों में। धीरे धीरे जैसे जैसे बैंक्स इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे, आपको लोन सस्ता होता दिखाई देगा। दूसरा, आपको जो कैपिटल गुड्स, जो बिजनेसेस लोन लेते हैं, वो सस्ता मिलेगा। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जिसकी हम अक्सर बात करते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म से बात करते हैं, अलग अलग संदर्भ में बात करी जाती है, वो भी आपको बिजनेस एक्सपेंशन होती दिखेगी। देखिए, पैसा जब सस्ता होता है
तो वो बिजनेस के लिए अनुकूल हो जाता है। सस्ते पैसे से लेकर आपको अगर लोन रीपेमेंट बहुत एक्सपेंसिव नहीं है तो आपको उधार लेने में उतना संचय नहीं होता है। दूसरा इसका पहलू है हर्ष सुनने वाला, वो ये है कि बैंकों की तो ये आमदनी होती है, तो बैंकों के लिए अगर ब्याज दर घट जाएगी तो बैंकों की तो आमदनी घट जाएगी, जिसको हम NIM कहते हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, उसको निम कहा जाता है बैंकिंग की परिभाषा में। तो उसके लिए RBI ने क्या किया, एक दूसरा कदम उठाया साथ के साथ, जो कि लिक्विडिटी से संबंधित था, जिसको हम CRR कैश रिजर्व रेशियो। और जो श्रोता इस बात को नहीं जानते कि कैश रिजर्व रेशियो क्या होती है, ये वो पैसा होता है जो बैंकों को रिजर्व बैंक के पास, रिजर्व बैंक या मैं यूं कहूं कि रोक के रखता है अपने पास, जब जब उसको लिक्विडिटी को कंट्रोल करना होता है। तो वो भी 4% से घटा के 3% कर दिया। मतलब अब बैंकों के पास फंड्स का एक्सेस ज्यादा रहेगा। 2.5 लाख करोड़ रुपए बैंकों के पास आएंगे। बिल्कुल, और ये पैसा जब आएगा तो आप सोचिए ये मार्केट में आएगा, बिजनेसेस में घूमेगा, लोगों के पास आएगा, और इससे फायदा क्या होगा, जो कंजम्पशन डिमांड है वाइट गुड्स की, मतलब आप एयर कंडीशनर खरीद रहे हैं, आप टेलीविजन खरीद रहे हैं, मैंने कार खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, रियलिटी सेक्टर पे असर पड़ेगा। तो जैसा मैंने कहा, जब पैसा सस्ता होगा तो आप लोन लेने में हिचकिचाएंगे नहीं, क्योंकि आपकी EMI जो है वो कम हो जाएगी। EMI के संदर्भ में मैं श्रोता ये जानना चाहेंगे कि बहुत लोग ये बात के मन में आती है कि जब रेपो रेट घटता बढ़ता है तो हमारी EMI तो वही रहती है, पर वो नहीं रहती। कैसे नहीं रहती, भले ही आपको देखने में वही लगती है, पर उसका जो टर्म होता है, टेन्योर होता है वो कम हो जाता है या बढ़ जाता है, जैसे जिस तरफ भी ब्याज की दर जाती है। तो मुझे लगता है कि जो बैंकों का थोड़ा सा मार्जिन्स पर प्रेशर आएगा ब्याज कम होने से, क्योंकि उनकी आमदनी है, वो उनका जब ये ज्यादा लोन देंगे उससे ऑफसेट हो जाएगा। तो बहुत बड़ा, मैं इस मॉनेटरी पॉलिसी को, ये लगातार तीसरा हैट्रिक मारा है रिजर्व बैंक ने, एक तरह से तीसरी बार 25 और 50। और उन्होंने एक बात और इंटरेस्टिंग कही हर्ष, जो कि बहुत लोगों ने शायद मिस करी। उन्होंने ये कहा कि अब मेरे तर्कश में बहुत ज्यादा तीर बाकी नहीं है, क्योंकि उन्होंने फ्रंट लोडिंग कर दी। तो वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा लोग उम्मीद ना रखें, हो सकता है एक आध कट और हो, पर ये ना उम्मीद करें कि ऐसे आपको 50-50 बेसिस पॉइंट के और आपको बहुत सारे कट देखने को मिलेंगे। उन्होंने पहले ये एक कंजर्वेटिव और एक तरह से सतर्क कर दिया। तो आपको अब जो करना है, इसका कहने का मतलब यह है कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बिजनेस में, आप फैलाइए अपने बिजनेस को, आप लोन लेना चाहते हैं आप लीजिए। ना तो पैसे की सप्लाई की कमी है, और अब पैसे की कॉस्ट भी जो है वो नीचे आ गई है। और मुझे लगता है कि जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसीज पिछले कई सालों में आई हैं, उसमें से कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंशियल सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से, वन ऑफ द मोस्ट लिबरल और वन ऑफ द मोस्ट एग्रेसिव पॉलिसी, एक तरह से बूस्टर डोज इकोनॉमी को उन्होंने दे दिया है। बिल्कुल, और जब ब्याज दरें कम होती हैं तो लोग अपने पैसे को फिक्स डिपॉजिट में रखने के लिए बैंकों में भी कम आकर्षित होते हैं, क्योंकि उनमें उनको ब्याज की कम दरें मिलती हैं। और जो आप कह रहे थे, शायद ये भी बात कह रहे थे कि बैंकों के पास इससे थोड़े कम पैसे होंगे, लेकिन लिक्विडिटी जो बढ़ी है CRR से, उससे वो ज्यादा वॉल्यूम पर बिजनेस करके अपनी कमी को शायद पूरी कर ले। जी हाँ, बिल्कुल, आपने कंज्यूमर्स की दुखती रग पे हाथ रख दिया। कैसे रख दिया, क्योंकि जब लोन की दरें कम होती हैं तो हम ये ना भूलें कि साथ में जो डिपॉजिट्स आप करते हैं बैंक में, फिक्स डिपॉजिट्स हो गया, सेविंग्स अकाउंट हो गया, वो भी बैंक को घटानी पड़ती है, वो बैंक का खर्च होता है। अगर लोन बैंक की आमदनी है, लोन से आने वाला ब्याज, तो आपके डिपॉजिट्स पे जाने वाला ब्याज बैंक के लिए खर्च है, तो वो भी उनको कम करना पड़ता है। ये तो हो नहीं सकता कि आपको वो 8% देते रहें और लोन वो 6% पे दे दें, ये तो हो नहीं सकता है। तो जो लोग अब फिक्स्ड इनकम पे, यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट्स की इनकम पर, खासकर जो हमारे रिटायर्ड श्रोता हैं, उनके लिए शायद ये बहुत अच्छी खबर ना हो। जो लोग बैंक से ब्याज नियमित रूप से लेते हैं, उनका घर खर्च कुछ लोगों का तो चलता है, अच्छा खासा डिपॉजिट है, तो अब वो थोड़ा सा उनको लग रहा है आने वाले समय में उसमें आय में जो इनकम होती है उसमें कमी नजर आ सकती है। उसके लिए वो तैयार रहे। पर आजकल तो निवेश के इतने सारे संसाधन हैं, उसके बारे में आकाशवाणी पे अलग अलग कार्यक्रमों में जिक्र होता रहता है, उसको आप सुनते रहे तो आपको ऐसा नहीं है कि दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड, कि अब तो ब्याज घटने शुरू हो गए हैं। और दूसरा, उन्होंने एक और शब्द इस्तेमाल किया जो मुझे लगता है बहुत सारे श्रोताओं के मन में होता है। उन्होंने कहा कि अब मैं स्टैंस अकोमोडेटिव शिफ्ट करके न्यूट्रल पे कर रहा हूं। तो अकोमोडेटिव होता है जब आप ब्याज की दरें तेजी से घटा रहे होते हैं इकोनॉमी को बूस्ट देने के। न्यूट्रल का मतलब है कि अब यहां से ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। अब ये ऐसे मकाम पे आ गई है, ये 5.5% की जो दर है, रिपो रेट जिसको हम कहते हैं, कि अब यहां से जैसी सिचुएशन बनेगी, और बार बार उन्होंने, हर्ष बहुत ध्यान से जब उनकी अनाउंसमेंट्स हो रही थी सुन रहा था, उन्होंने बार बार ग्लोबल अनसर्टेनिटी शब्द का इस्तेमाल किया। और जो हमने शुरू में जिक्र किया कि जियो इकोनॉमिक और जियो पॉलिटिकल, ये दोनों, इस पे हमारा ज्यादा कंट्रोल नहीं होता है। अब दो देश आपस में मान लीजिए युद्ध में, हम कुछ नहीं कर सकते, टैरिफ लग रहे हैं, चाइना के ऊपर यूएस लगा रहा है, यूएस पे चाइना लगा रहा है, उसमें हमारे कंट्रोल से बाहर की चीज है। तो वो फैक्टर्स आजकल पूरे का पूरा दुनिया एक फैमिली की तरह है, तो परिवार के एक व्यक्ति पर असर होता है तो दूसरे पे भी उसका असर होता है। तो उन्होंने ग्लोबल अनसर्टेनिटी पे बात करी। पर अच्छी बात जो थी इस पॉलिसी में कि उन्होंने ग्रोथ की दर 6.5% बरकरार रखी आने वाले साल के लिए, यानी जो साल चल रहा है उन्होंने बाकायदा उसको बरकरार
बरकरार रखा है। हमारे फॉरेक्स रिजर्व बहुत हेल्दी पोजीशन में $691 बिलियन पर है। इन्फ्लेशन पे बहुत अच्छा फोरकास्ट आया है, 3.7% रखा है। तो मुझे लग रहा है जितने भी आर्थिक पैमाने होते हैं एक स्ट्रांग इकोनॉमी के, उसको उन्होंने एक तरह से अपना स्टैंप लगा दिया है। और ये बूस्टर तो एक तरह से डबल धमाका समझिए आप। एक तरफ आपको ब्याज कटा है, दूसरी तरफ पैसे की सप्लाई बढ़ गई है। आपने 2.5 लाख करोड़ की बात करी, और उसके अलावा जो आरबीआई ओएमओस करता रहता है, जिसको हम ओपन मार्केट ऑपरेशंस करते हैं समय समय पर, तो मैं समझता हूं भारत एक चमकता सितारा है इस समय थोड़ी उदासी भरी दुनिया में, अगर मैं सम अप करके कहूं। और जब सबके जेब में पैसे होंगे तो जाहिर सी बात है लोग खरीदारी की ओर आकर्षित होंगे। और अभी हमारी इकोनॉमी को सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो है स्पेंड की। ज्यादा से ज्यादा लोग खर्च करें, जिससे कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। और जिस लक्ष्य की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, यानी भारत 2047 में पूर्ण रूप से विकसित हो, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बने, उस दिशा में बढ़ने में हमें ये एक थोड़ा सा बूस्टर डोज की तरह लग रहा है। शरद, बिल्कुल लग रहा है। उन्होंने कंजम्पशन की बात भी करी, मॉनेटरी पॉलिसी में कंजम्पशन का जिक्र भी आता है कि उन्होंने कहा कि रूरल कंजम्पशन स्टेडी है, मतलब वो लगातार अच्छा बना हुआ है। अब शहर का कंजम्पशन भी पिक कर रहा है। आपने बिल्कुल ठीक करी, भारत की करीब 55-56%, ये आंकड़ा भी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अनाउंसमेंट में निकल के आया। शायद ये आंकड़ा हम आज तक लोग सोचते थे कि कहां से निकाला जाता है, आरबीआई भी इसको मॉनिटर करता है कि करीब 55-56% हमारी अर्थव्यवस्था कंजम्पशन से बनती है। यानी कि आप और हम जाके जब कहीं दुकानों पे सामान खरीदते हैं, सर्विसेज लेते हैं, तो बहुत बड़ी मात्रा में ये हिस्सा है भारत का। तो कंजम्पशन जब जब बढ़ेगी, भारत की ग्रोथ की रफ्तार अपने आप बढ़ेगी। तो मुझे लग रहा है कि अब इतना अच्छा ये प्लेटफॉर्म बन गया है ग्रोथ का कि यहां से ग्रोथ अब 6.5 से हम 7-7.5 की तरफ भी अगर जाएं एनुअलाइज बेसिस पे, तो मुझे हैरानी नहीं होगी, क्योंकि अच्छा बजट आया, उसमें आयकर कट किया गया, उसमें लोगों की हाथ में डिस्पोजेबल इनकम टेक होम वो बढ़ गया है। दूसरी तरफ अब आपकी ईएमआई कम हो गई है। मुझे लग रहा है मिडिल क्लास के लिए अब बचत की काफी खिड़कियां खुल गई हैं। तो अब जब बचत होगी तो दो ही काम कर सकते हैं, या तो आप उसको बैंक में बचा लेंगे, सेविंग कर लेंगे, वो भी देश के लिए फायदेमंद है, और उससे भी अच्छा अगर आप जाके खर्च करेंगे। पर आजकल मैं मानता हूं कि लोग थोड़े खर्चीले हो गए हैं, और ये अच्छी बात है देश के लिए। खर्चीले हो गए, सोच समझ के खर्च करते हैं, ऐसा कोई नासमझी से तो कोई खर्च नहीं करता। तो मुझे लग रहा है वो जो एल्बो रूम चाहिए वो इस मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए अब लोगों के सामने आने वाला है। और दरअसल कुछ इस तरीके के खर्चे खर्च ही नहीं होते, वो दरअसल इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। क्योंकि किसी चीज को खरीद के अगर आप फील गुड कर रहे हैं तो आपके हेल्थ को भी बहुत अच्छा कर रहा है। एक महत्वपूर्ण सवाल ये बनता है कि जब जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा होता है तो मनी सक करने के लिए मार्केट से आरबीआई इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है। पिछले 2-3 वर्षों में हमने देखा यूएस फेड ने भी बढ़ाया, इंडिया ने भी उसको फॉलो किया। लेकिन जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, ग्रोथ रेट भी थोड़ा सा उसमें अफेक्टेड होता है। लेकिन जब आप रेट कट करते हैं तो उससे ग्रोथ को कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, आरबीआई का ये टूल है कि जब जब आपने बिल्कुल ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, पैसे की सप्लाई ज्यादा हो जाती है जब, और लोगों को पैसा ज्यादा फ्लोट कर रहा होता है, सामान कम होता है, तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ता है और ग्रोथ उससे ऊपर जाती है। क्योंकि आप जब लोग ज्यादा सामान खरीदेंगे तो ग्रोथ जाएगी, अभी हमने उसका जिक्र किया। और जब रेट कट किया जाता है तो रेट कट करने से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। 2 इंजन होते हैं ये अर्थव्यवस्था के, किसी भी 4 पिलर्स में से 2 पिलर्स ये होते हैं, इन दोनों को बूस्ट मिलता है। ये 2 इंजन फायर करने लगते हैं। प्राइवेट कंजम्पशन की अभी हमने बात करी कि लोगों को लोन सस्ता मिलेगा तो लोग जाके ज्यादा सामान खरीदेंगे, और सस्ता लोन होगा, कंजम्पशन भी बढ़ेगी, आपके हाथ में पैसा बढ़ेगा। जरूरी तो नहीं आप जाके टीवी, फ्रिज, एयर कंडीशनर, कार खरीद लें, आप जाके बाकी सामान भी खरीदेंगे। जब 56% किसी अर्थव्यवस्था का हिस्सा कंजम्पशन से बन रहा है तो उस इंजन को जब आप फायर करेंगे तो अपने आप ग्रोथ बढ़ती है। तो आरबीआई के हाथ में एक टूल है, और आरबीआई को ट्रेड ऑफ करना होता है इन्फ्लेशन और ग्रोथ के बीच में। और अगर कभी ये असमंजस की स्थिति हो जाए, आपको याद होगा कुछ समय पहले हुई थी, तो पहले इन्फ्लेशन को देखा जाता है, पर जब इन्फ्लेशन नियंत्रण में आ जाए, जैसा कि अब दिख रहा है, उसके बाद आप पूरी तरह से ग्रोथ को फायर कर सकते हैं, उस इंजन को, और वही हम होते देख रहे हैं। और ये कह सकते हैं हम कि आरबीआई ऑलवेज स्ट्राइक्स अ फाइन बैलेंस बिटवीन ग्रोथ एंड एब्सोल्युटली। शरद, सुर्खियों में कार्यक्रम के लिए आकाशवाणी से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे आरबीआई द्वारा प्रमुख ब्याज दरों में कटौती और इससे अर्थव्यवस्था को होने वाले लाभ पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में